श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आप सबके लिए अपने एक विशिष्ट मेहमान के पास उनसे बातचीत करने के लिए उनके घर पे उपस्थित हुआ। साथियों, हमारा ये मकसद रहता है कि हम लोगों को, सुनने वालों को कंसिस्टेंट अवेयरनेस देते रहें और ये अवेयरनेस सभी पार्ट्स में रहनी चाहिए। उसकी अपनी अहमियत है। ये अवेयरनेस हम आपको अपने शरीर के बारे में देते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में देते हैं और जो हमारे आसपास घटित हो रहा है उसके बारे में भी आपको फुल्ली अवेयर करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और उसके बाद हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उन एक्सपर्ट से आपको रूबरू कराएं जिन्होंने उस फील्ड में बहुत काम किया होता है। ऐसी एक शख्सियत मैडम डॉक्टर सरोज बाला हैं। आप इंडियन रेवेन्यू की हाईएस्ट पोस्ट से रिटायर हुए हैं और अब तो पूरे समाज में ये अपनी विशेष कृतियों के लिए जानी जाती हैं। रामायण के ऊपर भी, महाभारत के ऊपर भी इन्होंने बहुत शोध कार्य किया है और उसकी अलग पुस्तकें आज अच्छे ढंग से हमारे आसपास हमें मिल जाती हैं। तो साथियों, आज मैं मैडम सरोज बाला से ये गुजारिश करूंगा, तो साथियों आइए जानते हैं डॉक्टर सरोज बाला से कि उनका अब तक का वर्क क्या है। उसके बाद हम उनसे जो आजकल एक करंट प्रश्न हमारे सामने, हिंदुस्तान के सामने झूल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि डॉक्टर सरोज बाला अपनी ब्रीफ में थोड़ी इंट्रोडक्शन पुनः हमारे श्रोताओं को दें। नमस्कार। मैंने IRS में सर्विस करने के बाद और मेंबर CBDT रिटायर होने के बाद अपने आप को पूरी तरह रामायण महाभारत की ऐतिहासिकता जानने के लिए सराबोर कर लिया। यस। मैंने उसमें रिसर्च करी कि ये इतिहास है या ये कल्पना है। तो सबको मालूम है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहती कि ये सब इतिहास प्रूव हुए, हर इवेंट की एग्जैक्ट डेट प्रूव हुई। बहुत सिंपल में मेथडोलॉजी ये थी कि वाल्मीकि रामायण को ओरिजिनल माना गया क्योंकि उन्होंने राम के जीवन काल में उसकी रचना की। उसमें से संदर्भ निकाल के फिर प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर्स पे देखा गया कि उनके द्वारा दिए गए प्लैनेट या नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र कब आकाश में दिखाई दिए, क्योंकि जो एक बार दिखाई देंगे वो 25,920 साल में दोबारा नहीं दिखाई दे सकते। इस तरह से फिर राम के जन्म की तिथि जो है चैत्र शुक्ल नवमी 5114 ईसा पूर्व निश्चित हो गई और बाकी सारी घटनाओं की एग्जैक्ट तिथियां आ गई। फिर उसके साथ ढेरों आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, पैलियोबॉटनी वगैरह के बहुत सारे साक्ष्य प्रमाण सामने आए। धनुष्वान भी मिला, रिंग भी मिली, चूड़ामणि भी मिली, मटके भी मिले, जो कुछ वहाँ वर्णन है वो चीज़ें मिली और उनकी कार्बन डेटिंग 7000 वर्ष पुरानी ही हुई। तो फिर सेतु पे गए। सेतु जो राम सेतु बना हुआ है वो भी 7000 साल पहले वॉकेबल लेवल पे था, क्योंकि वो आज के लेवल से 3 मीटर नीचे था और उसी पे पानी का लेवल था 7000 साल पहले NIO गोवा के अनुसार। तो इस तरह से ही महाभारत में गए। हमने महाभारत की रिसर्च करी। महाभारत की रिसर्च में ये तो सब किया ही कि आकाशीय दृश्य निकाले और जाना
कि महाभारत की वॉर 5139 BC में लड़ी गई और बाकी सब वही 15 के करीब स्काई ब्लू सीक्वेंस में 3153 BC से लेके 3101 BC में वो मिलते चले गए। मगर वहाँ पे मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट समझती हूँ वो मैप और वो चैप्टर जिसमें हमने पूरे साक्ष्यों से ये बताया कि जो दुर्योधन की तरफ से लड़ने वाले राज्य कौन से थे, कहाँ से आए थे, और पांडवों की तरफ से राज्य युद्ध में भाग लेने वाले कौन से थे, कहाँ से आए थे। उन्हीं राज्यों में वो सभी महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं जिनको हम आज हड़प्पन स्थल कहते हैं। जी। हड़प्पन जैसा कोई सभ्यता ना इंडिया में थी ना होगी। ये तो सिर्फ एक पहली जो एक्सकेवेशन हुई उसको हड़प्पा नाम दे दिया और हमने अपनी सभ्यता का नाम भी हड़प्पा रख दिया। वास्तव में वो महाभारत काल की वैदिक सभ्यता ही थी और इसका मैप, इसका चार्ट, इसकी पूरी आर्कियोलॉजी का चैप्टर बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्टों से एडिट करा के मैंने अपनी पुस्तक महाभारत की कहानी विज्ञान की जुबानी और दूसरी महाभारत रीटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंस में डाला। इधर मैं रामायण की किताब दिखा रही हूँ, रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी। मैं बहुत लकी थी कि इस पुस्तक को योगी जी ने मोदी जी को भेंट किया था 30 नवंबर 2019 को जी। और इसकी इंफॉर्मेशन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से ही मुझे मिली थी, उसमें पिक्चर्स आई थी और इसके लिए मुझे विवेकानंद पुरस्कार भी मिला और इसको फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने बेस्ट पब्लिकेशन का अवार्ड दिया। तो मैं अभी भी यही रिसर्च में लगी रहती हूँ कि रामायण हमें क्या मैसेज देती है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट, कृष्ण का क्या मैसेज देती है। डॉक्टर सरोज बाला, इसी पृष्ठभूमि में अभी हाल में ही एक बात सामने आई जो कि योगी जी से भी संबंधित रही, इसलिए उस दिन यकायक मुझे ध्यान आया कि आपसे बढ़कर इसके बारे में कोई और व्यक्ति इतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन नहीं कर सकता। आपने भी सुना होगा कि हमारा जो यूपी का बहुत पुराना शहर लखनऊ है उसका नाम बदलकर लक्ष्मण जी पर उसका नाम रखने की बात चल रही है। तो मैंने कहा इससे पहले कि सरकार निर्णय ले और उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी बन जाए, मैं आपसे ऑथेंटिक ढंग से ये जानना चाहता हूँ कि हमारे रामायण महाभारत के संदर्भों में क्या इस शहर का पहला नाम क्या था, उसका लक्ष्मण जी से कोई संबंध है या नहीं है, इसके बारे में प्लीज आप विवेचना कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अयोध्या या अवध राजधानी थी कौशल देश की। यस। और श्री राम का राज्य या दशरथ का राज्य पूरे कौशल देश में था। ओके। और ये जो लखनऊ जिसको हम आज कहते हैं और जिसका लक्ष्मणपुर या लखनपुर नाम पहले बताया जाता है, हाँ। वो केवल 70 किलोमीटर दूर है अयोध्या से। तो ये अवश्य ही कौशल किंगडम का पार्ट रहा होगा। हालांकि मैंने क्योंकि सारी रामायण संस्करण नहीं पढ़ी है, उसके 4 संस्करण है, मैंने तो गीता प्रेस वाली पब्लिकेशन पढ़ी है जी। तो कहीं और डिटेल होंगे तो मैं ऑथेंटिकली नहीं कह सकती जी। मगर ऐसा आता है या समझा जाता है कि श्री राम ने कभी ये हिस्सा जो आज लखनऊ का हिस्सा है, धरती है, ये लक्ष्मण को सौंप कर इस एरिया का नाम लक्ष्मणपुर रखा था। हमें मालूम ही है कि राम ने चारों भाइयों के 8 बच्चों के लिए भी अलग अलग राजधानी और नाम बनाए थे जी। उन दिनों कौशल किंगडम है सच देश काफी बड़ा देश था। अयोध्या उसकी राजधानी थी जहाँ से राज होता था जी। तो वो लक्ष्मणपुर था, ऐसा आता है इतिहास में। और लक्ष्मण को नॉर्थ इंडिया में लखन
नॉर्मली कहा जाता है, जैसे मैंने पढ़ी राधे श्याम रामायण जो बहुत पॉपुलर है उत्तर प्रदेश में, उसमें वो लक्ष्मण को ज़्यादातर लखन के नाम से लेके चलते हैं। तो ये यहाँ तक तो ठीक है। तो राम का समय तो 7000 वर्ष पुराना होता है जी। तो शहर भी जरूर इतना पुराना होगा, कोई हिंदुस्तान में ये सारा एरिया उसके पास ही है, बनारस भी हाँ, दूर नहीं है। तो ये सारा एरिया जो है सरस्वती सिंधु और गंगा के एरिया और या उनकी ट्रिब्यूटरीज के एरिया बहुत सालों से सिविलाइज्ड रहे हैं और होते आगे चलते रहे। तो लखनपुर नाम इसका 18वीं शताब्दी तक चलता रहा जी। ये ऐसा इतिहास में आता है जी। और फिर ये बताया जाता है कि जो इसमें ये लखनपुर या लक्ष्मणपुर जिसको कहा जाता था, उसमें एक टीला था जी। उस टीले के ऊपर एक लक्ष्मण मंदिर बना होता था। ओके। और उस लक्ष्मण मंदिर के बगल में ही एक शेषनाग की गुफा बनी होती थी। हम सब जानते हैं कि हिंदू सब विश्वास करते हैं कि लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे। तो इतिहास में ऐसा आता है कि सबसे पहला हमला अलाउद्दीन खिलजी ने किया और उसने वो उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया और लखनऊ सिटी से कुछ लूटपाट करके वो लक्ष्मणपुर से वो चले गए, लखनपुर से लूटपाट करके। उसके बाद औरंगजेब ने इस मंदिर को इस गुफा को पूरी तरह ध्वस्त करवा के वहाँ पे एक मस्जिद बनवाई। वो मस्जिद आज भी है। उस मस्जिद का नाम टीले वाली मस्जिद कहा जाता है। ओके। तो ये अब लखनपुर का नाम लखनऊ कब हुआ, इसके लिए कई कहानियाँ चलती हैं। एक कहानी ये भी चलती है कि एक अहीर था जिसने वहाँ लखनऊ का किला बनाया जी। और वो लखनऊ का किले को लोगों ने लखनऊ कहना शुरू कर दिया। लख NAU लखनऊ। और वो धीरे धीरे फिर अंग्रेज आई गए थे, वो फिर उसके बाद वो उसका एंग्लिसाइज नेम बन गया लखनऊ। ओके। मगर इसमें औरंगजेब के राज के बाद ये एरिया मुगलों के अधीन ही रहा और जैसे ही अंग्रेज आए फिर धीरे धीरे उन्होंने कंट्रोल करनी शुरू करी इनकी रियासतें अंग्रेज़ों की। तो यहाँ पे वो फिर जो मुगल फौजें उनकी तरफ से लड़ती थी या उनके बड़े बड़े फौज के जनरल थे, उनको वो इनाम में भी बहुत कुछ दे देते थे जी। तो एक साजिद अली खान थे खुरासान से आए हुए, उन्होंने उनसे अंग्रेज बहुत खुश हो गए। उन्होंने उनको पहले इसका नवाब बना दिया। ओके। तब तक भी इतिहास में ये नहीं आता कि इसका नाम लखनऊ पड़ गया था। तब भी वो लखनपुर के नवाब बने थे। ठीक है। अवध के नवाब जैसे हैं तो ये इसके नवाब बने। तो इस तरह से आप धीरे धीरे फिर हम सबको मालूम है कि नवाब बदलते गए, अंग्रेज अपॉइंट करते गए, बदलते गए और उनसे पावर्स लेते रहे, पैसा लेते रहे और वो बिल्कुल वाजिद अली शाह को जो नवाब था लास्ट उसको डिपोर्ट करके उन्होंने कलकत्ता के पास भेज दिया गई। तो 1857 में फिर विद्रोह के टाइम वहाँ की महारानी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह में हिस्सा लिया। तो इस तरह से ये शहर नवाबों का शहर लखनऊ कहलाने लगा। प्रॉस्परस रहा। जो इसके नवाब बने उन्होंने काफ़ी यहाँ पे अच्छे सड़कें, घर, बाग वगैरह लगवाने की कोशिश करी। तो इस तरह इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कभी लक्ष्मणपुर था और नॉर्थ इंडिया में लक्ष्मण को लखन कहे जाने के कारण वो लखनपुर भी कहा गया और धीरे धीरे वो लखनपुरी बिगड़ के लखनऊ बन गया। ऐसा मेरा मानना है। मगर जो बीच का इतिहास है, आप कोई कहेगा कि आप 7000 साल से 500 वर्ष पुराना इतिहास कहाँ से बताओगे, उसको मैं ये समझती हूँ कि हम सबको मालूम है कि नालंदा में 90 लाख बुक्स थी जिनको आके ये बख्तियार खिलजी ने लाइब्रेरी को जलाया
अब उनमें कहाँ इसका कितना क्या इतिहास होगा, वो सब हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि तब प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। जितने भी थे सब हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट थे, वो सब जल जला गए। शायद हमारा लखनऊ का जो इससे पुराना इतिहास है उन्हीं में कहीं खो गया, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, तो मोटे तौर पर डॉक्टर सरोज बाला, अगर हम ये बात कहें कि आज योगी जी पुनः हमारी संस्कृति को अलाइव करने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं और बड़े तर्क संगत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास को अगर उठा के हम देखें तो उसमें लखनपुर का जिक्र आता है, तो उसी आधार पर वो चाहते हैं कि भाई इस तरह के शहर या ऐसी संस्थाएं जो पहले हिंदू देवी देवताओं या हिंदू मान्यताओं के हिसाब से उनका नामकरण हुआ था, तो अगर पुनः उनका नामकरण कर दिया जाए, क्योंकि ये तर्क संगत है और इसके पीछे इतिहास भी गवाही देता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर मैं इसको इस तरह कहना चाहूँगी जी कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, उसको हर एक को अपने देश से अगर प्यार है तो किस चीज़ से प्यार होगा कि देश में मेरा देश कितना प्राचीन है, उसमें कितनी प्राचीन सभ्यता है। वो 2000 साल पुरानी जगह को, सभ्यता को, संस्कृति को, नाम को बड़ी मान्यता देगा जी, 200 वर्ष को कम देगा जी। तो हमें इसको हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन के हिसाब से देखने की जगह ये सोचना चाहिए कि जैसे ही हम अपने नगरों का नाम वो निकालते हैं जो आज से 2000, 4000, 5000, 7000 वर्ष पहले था जी, तो फिर हमारा उतना ही स्वाभिमान बढ़ता है, बिल्कुल हमारे अपने देश के लिए उतना ही आदर बढ़ता है। विश्व भर में हमारा एक मैसेज आता है कि ये बहुत प्राचीन सभ्यता है, यहाँ तो इतने पुरानी सब ये इनकी सभ्यता इतनी प्रोग्रेस थी। तो इसको लेके मेरा मानना ये है कि हाँ, पुराने से पुराना नाम जो इतिहास में निकलता हो हर जगह का जी, वो होना चाहिए जी। और हर एक इतिहास में तो जाएगा ही, उसके बाद क्या नाम आता रहा वो रिकॉर्डेड होना चाहिए कि अभी यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना। हाँ। मगर जैसे ही हम वो ओरिजिनल नाम निकाल के रखते हैं तो गर्व तो सबका बढ़ना चाहिए अगर उसको देश से प्यार है। ठीक, तो साथियों, मैं समझता हूँ कि बहुत संक्षेप में ही डॉक्टर सरोज बाला ने हमें पूरी तरह से हमारे प्राचीन नाम के लिए जस्टिफिकेशन दे दी है, तर्क दे दिया है, साक्ष्य बता दिए हैं। तो इन्हीं शब्दों से इनका हम आभार व्यक्त करते हुए आपसे फिर कभी कोई ऐसी बात पुनः उठेगी तो हम डॉक्टर सरोज बाला को कष्ट देने का प्रयास करेंगे और उनका ओपिनियन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।